Good morning, friends. Welcome to our part 2 political science class. We are still on chapter 1. So let's get started. So our this topic will be start with the topic of right to information, which was introduced in 2005. These two gentlemen in the middle and the lady on the right side were the brainstorm behind right to information in India. Let's get started with the story. So we will have a story in हिंदी. तो दोस्तों बात ऐसी थी कि राजस्थान में कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. मेरा पैसा मेरा अधिकार. तो बेसिकली दोस्तों ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट से हमारा वार्तालाप कुछ कम था. मतलब गवर्नमेंट चीजें बता नहीं रही थी ठीक से कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये चीजें ऐसी ही क्यों हो रही है, वैसे क्यों नहीं हो रही. और हमारा सिटीजन और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत कम थी. तो लोगों ने क्या किया, वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि आरटीआई को लाया जाए इंडिया में. जिसमें क्या होगा, आप लोग कभी भी एक आरटीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक ऑफिसर बैठे होते हैं, वहां पे जाके एक लेटर लिखेंगे. उसे एप्लीकेशन बोलते हैं. मात्र एक 50 रुपये या मैक्स टू मैक्स 100 रुपीज के अंदर ही फीस होती है उसकी. वो आप सबमिट करेंगे. वो ऑफिसर आपको डेटा कलेक्ट करके देगा 1 वीक, 1 मंथ और 6 मंथ में. और आपको वो डेटा सबमिट, आपको वापस वो डेटा देगा. तो वो डेटा ऐसा होगा दोस्तों जिसमें बताया जाएगा आपको कि आपका प्रश्न क्या है. कभी कभी किसी ने प्रश्न ऐसा किया है कि मोदी जी ने जो नेहरू कोटी पहनी थी वो कितने की थी, उसका प्राइस क्या था. किसी ने ये किया था कि एक बार कि मंत्रालय में कितनी चाय बिकती है. लेकिन आरटीआई के भी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कभी कभी कोई ऐसा होता है कि किसी को जानना होता है कि उनके घर के पास एक स्ट्रीट लाइट बन रही है, उसका बजट कितना है. उनके पास जो ब्रिज बन रहा है उसका बजट कितना है. तो कभी कभी वो भी फाइल कर देते हैं आरटीआई कि इसका बजट हमें बताइए, क्या क्या कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितना टाइम लगेगा, कब तक ये ब्रिज बनेगा, कितने साल ये ब्रिज टिकेगा. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो कभी कभी क्रूशियल होती है. जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहां पे समझिए कोई टेररिस्ट है, उसे जानना है कि ये ब्रिज है, ये ब्रिज में कितने क्या फिट है, कौन से इसके वीक पॉइंट है, इसका मैपिंग हमको चाहिए, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकता है. तो इस तरह गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों को रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है. जैसे आपको अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे इंडिया में होते हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी. डीआरडीओ, इसके बारे में जानकारी चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी. लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं सेक्टर, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको जरूर जानकारी मिलेगी इस इन चीजों के बारे में. इसलिए इसका नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो राजस्थान में जब प्रोटेस्ट हुआ तो वहां पे ऐसा कहा गया था कि एक लेडी ने बताया था कि जब मैं मेरे बेटे को 2 रुपए देती हूँ तो मैं उसे हिसाब लेती हूँ कि 2 रुपए उसने कहाँ खर्च किए. उस तरह जब गवर्नमेंट को पब्लिक टैक्स पे करती है, तो वी आर टैक्स पे, वी हैव राइट्स जानने का कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है. इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था. So let's get started with our chapter. Opportunity for citizen to participate and interact with government. जिस तरह मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट और हमारे वार्तालाप या हमारा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होगा इन चीज़ों से. मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लोग जो गवर्नमेंट में हैं उनका हमेशा यही रहेगा कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ते रहे. तो ये हमें हेल्प करेगा स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, ensure transparency and accountability. हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस. सर गुड गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है, जिस तरह गवर्नमेंट को रन करती है डे टू डे बेसिस पे, उसे गवर्नेंस कहा जाता है. गवर्नेंस को फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए, नोट करके रखिए कि गवर्नमेंट जिस तरह डेली एक्टिविटीज करती है उन एक्टिविटीज को गवर्नेंस कहा जाता है. रेड्यूस सीक्रेसी, मैंने जिस तरह बताया कि कुछ सीक्रेसी नहीं होगी, जो डेटा के आप हकदार हो, जो डेटा लीगल है वो आपको जरूर मिलेगा. तो इस तरह आरटीआई, फूड सिक्योरिटी और एजुकेशन, these were three things which have strengthened our democracy. इस तरह सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, न्यू टॉपिक. इसमें जिसे हम देख रहे हैं साइड में एक पिक्चर है
इक्वालिटी के बारे में, जिसमें बताया कि टॉल बंदा है, मीडियम हाइट है, एक स्मॉल हाइट, तीनों को एक ही साइज के स्टूल दिए हैं। इसमें से जो स्मॉल हाइट का है उसे चीजें दिख नहीं रही, जो मीडियम हाइट का है उसे दिख रहा है, और जो टॉल है उसे तो कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है। लेकिन जो सेकंड पिक में आप देखेंगे, जो टॉल है जिसे जरूरत नहीं है स्टूल की, उसे स्टूल नहीं दिया है। मीडियम को एक स्टूल की जरूरत है, उसे दिया है, उसका जस्टिस हुआ है। जो शॉर्ट हाइट का है उसे टॉल वाले का भी स्टूल दिया है, और उसका जो हक बनता है वो भी दिया है। तो ये पिक्चर वो शो करता है दोस्तों कि इक्वालिटी तो है, प्लस सोशल जस्टिस भी हो रहा है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी का। जिस तरह एग्जांपल अगर हम लें, मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ को भी गवर्नमेंट के स्कीम के अंडर आता है कि एलपीजी जो गैस है उसका कंपनसेशन मिलेगा, और एक गरीब लेडी जो है उसे भी मिलेगा, जो बिलो पावर्टी लाइन आती है। तो अभी मुकेश अंबानी की वाइफ के ऊपर है कि वो उसे लेना चाहती है कि नहीं। उस जो फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है कि आपको आपके गैस का जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन जो बीपीएल के अंडर जो लेडी आती हैं उनका तो पूरा हक बनता है वो गैस का लेने के लिए। इस तरह सोशल जस्टिस भी हो रहा है और इक्वालिटी भी मेंटेन हो रही है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन का। सोसाइटी टू बी बिल्ट ऑन टू वैल्यूज, हमारे टू वैल्यूज होने चाहिए सोसाइटी बिल्ड करने के लिए। सोशल जस्टिस कैन बी रिमूव बाय इनजस्टिस एलिमेंट फ्रॉम सोसाइटी, जो इनजस्टिस हो रहा है सोसाइटी में वो रिमूव होना चाहिए। इस तरह मैं आपको पहले बताया, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल टू बी मेंटेन। किसी की भी डिग्निटी को दोस्तों आप भी कभी ध्यान दीजिए, किसी की भी डिग्निटी को हार्म मत कीजिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है और ये ह्यूमैनिटी का पात्र भी। डिग्निटी बेसिकली किसी को नीचा मत दिखाइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस बेसिकली ये होता है आप पैसे वाले हो, आप या आप गरीब हो, तो वो लोग नीचा दिखाते हैं एक दूसरे को, वो नहीं होना चाहिए। कि आई कैन अफोर्ड एन एप्पल, एक एप्पल का फोन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, आप एक नोकिया का फोन अफोर्ड कर रहे हो। इन्फीरियर सुपीरियर, मैं बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, यू आर वीक, ये भी कभी कभी होता है। जिस तरह अमेरिका में होता है रेसिज्म को लेके, ब्लैक एंड व्हाइट। हमारे इंडिया में पहले होता था, अभी तो काफी इक्वालिटी है कास्ट को लेके। रिलीजन को लेके कभी कभी मुद्दे उड़ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ बर्थ, प्रॉपर्टी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आप ये रिलीजन के तो आपको यहाँ पार्ट नहीं मिलेगा, आप ये कास्ट के तो आपको खड़ा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जेंडर में भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। बायसनेस बेसिकली ये होता है भेदभाव, एक तरह का बायस नहीं होना चाहिए। ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू ब्रिंग ऑन मेन स्ट्रीम, हर सेक्शन को एक मेन स्ट्रीम पे लाके खड़ा करना। डेमोक्रेसी रिमूव ऑल सोशल जस्टिस इनजस्टिस, सो डेमोक्रेसी रिमूव ऑल सोशल, सॉरी फॉर दैट, सोशल इनजस्टिस, जितना भी इनजस्टिस सोसाइटी में सब रिमूव करता है डेमोक्रेसी। जो पहले होता था, हमारे सोसाइटी ने जो चीजें पहले फेस की है। फिर हम आएंगे पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। देखिए साइड में पिक्चर दिया है, एस टी एस सी ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं दिया। दोस्तों कैसा होता था ना पहले, शुरुआत में ऐसा होता था, अगर हमारे शास्त्रों को आप देखे जाएंगे तो हम चार धाराओं में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र के नीचे भी काफी आते थे चीजें, तो मैं यहाँ शास्त्र समझाने बैठा नहीं हूँ आपको, लेकिन एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन सोसाइटी पहले ऐसे रन करती थी। तो फिर वहां पे धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का नाम इन चीजों को दे दिया गया। बेसिकली ये सेक्शन को कभी ग्रो होने दिया ही नहीं था उस सोसाइटी में। मेरा ये कह के किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन बेसिकली वो सेक्शन को कभी ग्रो होने नहीं दिया गया। उनसे छोटे छोटे काम, मतलब जैसे टॉयलेट साफ करवाए जाते थे, घर के छोटे मोटे काम करवाए जाते थे, उनका पे लेस था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान लेने भी नहीं दिया गया था। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ा था, जब उन्हें संस्कृत चाहिए था, उन्हें संस्कृत लेने नहीं गया था क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। तो उसी तरह दोस्तों उनके साथ काफी भेदभाव हुआ, उनके ग्रोथ को रोका गया। लेकिन जिस तरह ये नया भारत है, हम सब एक है, हम रिपब्लिक हैं, हम सब एक, हम लोगों ने काफी अच्छी तरीके से हमारे इंडिया को ग्रो किया है। जिस तरह आप हमारे इंडिया का इतिहास पढ़ोगे उतना आप इंडिया से प्यार करोगे। तो उसी तरह चीजों को देखेंगे, किस तरह हमारे लीडर्स ने चेंज लाई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग, बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी खुद खड़े थे शूद्र के साथ, वो उन्हें भाई कहते थे। वो बताते थे कि किस तरह हमारे समाज को बढ़ना चाहिए आगे। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारी चीजें जजमेंट दी है रिजर्वेशन को लेके।
वो हम आगे बताएंगे आपको। तो उस तरह फॉर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु आर डिप्राइव्ड, मैंने जिस तरह आपको पता है एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अगर एजुकेशन ही नहीं मिला तो आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा, राइट? तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है लॉन्ग पीरियड टाइम से। SC, ST, OBC सीट्स आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। न्यू एडेड 10% वीकर सेक्शन, जिस तरह अभी राजस्थान से चीजें शुरू हुई थी राजस्थान इलेक्शन के बाद, कि हमारे बीजेपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 10% फॉर वीकर सेक्शन हु आर फ्रॉम ओपन बैकग्राउंड, जो ओपन में आते हैं या जो ओपन जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो वीकर सेक्शन है 10%। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS भी कहा जाता है इसे, उन्हें 10% की रिजर्वेशन दी गई है। और जो प्रोसेस में है अभी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। दोस्तों शेड्यूल कास्ट तो आपको पता ही होगा, शेड्यूल ट्राइब्स एक बार समझा देता हूँ मैं। शेड्यूल ट्राइब्स बेसिकली ये होता है जो ट्राइबल एरिया होते हैं, जैसे कि विलेज होते हैं, ये कम्युनिटी कभी किसी से मिलती नहीं है, छोटी सी कबीला टाइप होती है कम्युनिटी। तो इन्हें एक प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं दूंगा क्योंकि हमारा चैप्टर अलग है, लेकिन उस तरह एक शेड्यूल ट्राइब्स होती हैं। तो ये सेक्शन सिटी से तो अलग है, तो जब ये सेक्शन सिटी से अलग है तो ये सेक्शन को सिटी से मिलने के लिए, उनके अर्बन के लोगों से मिलने जुलने को समय लगेगा, उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए, उन चीज़ों को तो उस तरह वो कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता था, इन्हें नीचा दिखाया जाता था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आया। क्या करता था ये एट्रोसिटी एक्ट? ये लोगों को प्रिवेंट करता था और जिन्होंने इनके साथ भेदभाव किया उन्हें पनिश करता था। इस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सेव देम फ्रॉम इनजस्टिस की, पीपल को सेव किया इनजस्टिस से। फिर प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड सेवरल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज बेसिकली ये होती है ना दोस्तों, जैसे कि आप ये ले लीजिए एग्जांपल, पारसीज ये माइनॉरिटी है, इस्लाम धर्म वाले माइनॉरिटी है हमारे इंडिया में। वैसे तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है लेकिन उन्हें माइनॉरिटी समझा जाता है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मेड सेवरल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने जिस तरह आपको कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी के साथ इनजस्टिस कभी नहीं किया है दोस्तों, ये बात आप लोग नोट करके रखें। उसी तरह माइनॉरिटीज के बारे में भी हमारे गवर्नमेंट ने सोचा है कि पॉलिसी बाय गवर्नमेंट टू मेक एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज। फंडामेंटल राइट है सर उनका टू बी प्रोटेक्टेड। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो अब आगे आगे धीरे चैप्टर्स में जाएंगे आपको फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह आपका राइट है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशन राइट। आप अपने एजुकेशन कंटिन्यू कीजिए, एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको बचाता है, आपको फुल फ्रीडम है। और कल्चर भी आप अपना फॉलो कर सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करेगा कि आप अलग हैं, आप अपना कल्चर मत फॉलो कीजिए, आप हमारे कल्चर में नहीं सर, आपका जो कल्चर है आप वो फॉलो कीजिए। इस तरह छोटा सा पिक्चर डिस्प्ले करता है ग्रीन, रेड और ब्लू कलर में। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे किया जस्टिस फॉर फ्लॉयड, जो अमेरिका में फिलहाल चल रहा है प्रॉब्लम। लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। दोस्तों भारत के इतिहास में शुरुआत में ऐसा होता है, भारत के क्या पूरे वर्ल्ड में शुरुआत में वुमेन को हमेशा दबाया गया है, उनकी ग्रोथ को कर्टेल किया इन द सेंस उनकी ग्रोथ को रोका गया है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें भी काफी वुमेन्स इन्वॉल्व थी। सरोजिनी नायडू जी थी, इंदिरा गांधी जी खुद इन्वॉल्व थी, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, मैं नाम गिना नहीं सकता आपको, उतने फ्रीडम वुमेन ने भी लोगों को सपोर्ट किया है, जा जाके महिलाओं को जागरूक किया है फ्रीडम फाइटिंग के लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इफर्ट्स वर मेड टू एम्पावर वुमेन, वहां से शुरू हो गया था कि वुमेन को भी एम्पावर करना है। सेवरल पॉलिसीज वर एडॉप्टेड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल टू एम्पावर द वुमेन। Literate women give them job opportunities, a right to have equal share in property of husband and father. Dowry Prohibition Act against sexual harassment, domestic violence prohibition, favor of environment for women protection and secure their development. दोस्तों ऐसा हुआ कि वुमेन को एजुकेशन दी जाए। अब जब वुमेन को कहते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, उसी तरह ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि बेटियों को बचाइए। जिस तरह हरियाणा में या बहुत सारे फीमेल फेटिसाइड हो रहा था। फीमेल फेटिसाइड दोस्तों ये होता है ना,
फीमेल को जन्म होने से पहले ही मार देते थे या जन्म होते ही मार देते थे। पहले ऐसा बहुत सारे इनजस्टिस हुआ है, इसलिए आया था कि वुमेन को एजुकेट करना है, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी देनी है, फादर और हस्बैंड के प्रॉपर्टी में उनका भी हक होगा। डाउरी बेसिकली ये होता है ना दोस्तों कि जब मैरिज होती है एक वेल एजुकेटेड पर्सन की या किसी गवर्नमेंट जॉब बोल लीजिए या कोई बड़े घर में मैरिज होती है, तो जो फीमेल के फादर होते हैं उन्हें एक सर्टेन एक अमाउंट जो ग्रूम होता है, हस्बैंड होता है, जो फीमेल का होने वाला हस्बैंड है, उसकी फैमिली एक सर्टेन अमाउंट या कोई मटेरियलिस्टिक चीजें मांगती हैं और फीमेल को फादर को वो देना होता है। ये उनकी मांग होती है कि ये चीजें अगर होंगी तो शादी होगी, इसे डाउरी कहा जाता है। तो पहले ये होता था, काफी फार्मर्स हो गए या काफी फार्मर्स ही नहीं, काफी लोग एक्सप्लॉइट हुए इन चीजों, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये प्रोहिबिट होगा, ये चीजें नहीं प्रैक्टिस। स्टिल आज कहीं कहीं जगह प्रैक्टिस होती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के नज़र में चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें बंद भी हो जाती हैं या उसे वुमेन खुद स्टैंड ले सकती है प्रोहिबिशन को। तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ वुमेन जाके कंप्लेन कर सकती हैं। आशा वर्कर्स होती हैं विलेजेस में बहुत सारी, वहाँ जाके वो उन्हें बोल सकती है कि हमारे साथ ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और अगर चीज़ें सामने आती हैं तो पनिशमेंट भी मिलती है। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को मिला है, बहुत सारी स्टोरीज हैं ऐसे, वुमेन ने हिम्मत जुटा के कंप्लेन की है और उन्हें न्याय मिला है, जो उनका हक है। एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस। कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली क्या होता है, कभी आपने देखा होगा अपने आसपास जो हस्बैंड होता है फीमेल को काफी मारता है, बहुत मारता है, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहता है। और ये एक तरफा कभी नहीं होता, कभी कभी फीमेल भी हस्बैंड को मारती है, तो उसे भी डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर वुमेन प्रोटेक्शन एंड सिक्योर देयर डेवलपमेंट, वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं जो वो एनवायरनमेंट है। जिस तरह दिल्ली में बहुत सारे केसेस रेप के बढ़ गए थे, उस तरह दिल्ली ने अपना पेट्रोलिंग जो उनकी पुलिस का है वो बढ़ा दिया था, ताकि वुमेन सेफ सिक्योर फील करे। तो इस तरह वुमेन की सिक्योरिटी को लेके यहाँ बहुत सारी चीज़ों में, यहाँ मी टू मूवमेंट जो हुआ था कि वर्क प्लेस में जो वुमेन हरास हुई है तो वो अपना आवाज़ उठाएं। तो इस तरह वुमेन को भी फील, एक प्रोटेक्टेड फील होता है एनवायरनमेंट में, और उनका डेवलपमेंट सिक्योर्ड होता है। इंडिया हैड इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वुमेन का बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है इंडियन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, ये बताया गया है इस पॉइंट से। मैनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव मेड एफर्ट, मैंने आपको कहा ना, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में वुमेन को एक तरह का इनक्वालिटी फेस करना पड़ा था, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ने स्टैंड लिया है और पूरी कोशिश की है कि वुमेन की फ्रीडम बरकरार रहे, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, उनका एम्पावरमेंट हो। तो 70, ये आपको नोट करके रखना है, 73-74 अमेंडमेंट रिजर्व्ड है 33% सीट फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट, रिप्रेजेंटेशन इन महाराष्ट्र एंड सेवरल स्टेट। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 50% है दोस्तों। ये अगर आप 2 पॉइंट अपने आंसर शीट में डालते हो तो, और इसे अंडरलाइन करते हो दोस्तों, मेरे हिसाब से 1-2 मार्क आपको यहाँ ज्यादा मिलेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज एस्टैब्लिश्ड, आई एम रियली सॉरी, WOMEN, तो एन एक मिस हो गया वहां पे। ये कमीशन का नाम आप याद रखिए, इसे भी आप कोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेवलप किया था कमीशन वुमेन डेवलपमेंट के लिए। एक्ट प्रोटेक्ट, मैंने जिस तरह आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ वुमेन, रिजेक्ट ट्रेडिशनल नॉर्म फॉर डोमिनेशन एंड अथॉरिटिज्म, एंड एक्सपांड स्कोप ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टू मेक इंक्लूसिव इंक्लूसिव। इन तरह से इसी तरह से हमारे बहुत सारे एफर्ट्स रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बरकरार रहे और उसका हमारा पॉलिटिकल मैच्योरिटी बढ़ी। देखिए दोस्तों, जिस तरह इंसान होता है, छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो फिर यूथ, मतलब एक तरह का कैसे, मैं शब्द नहीं मिल रहा मुझे, कि जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, तो उसकी मैच्योरिटी लेवल धीरे 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 उम्र के साथ बढ़ती रहती है उसकी। उसी तरह वुमेन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो धीरे 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 बढ़ती रही है, और जिस तरह हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है हमने उस तरह चेंजेस लाया है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिख के छोड़ नहीं दिया,
जब आप अमेंडमेंट पढ़ते हो ना, अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट शब्द है वो होता है, शब्द का मतलब चेंजेस। हमने चेंजेस एडॉप्ट किए हैं टाइम के साथ साथ, ये उस चीजों का मतलब है। अभी मैं आऊंगा आपको, जिस तरह मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिए, उसमें मैंने एक चीज बताई आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने चेक एंड बैलेंस रखा है। तो आज हम बोलेंगे हमारे डेमोक्रेसी के तीसरे पिलर, जिस तरह हमारे डेमोक्रेसी के चार पिलर है। पहला एक है आपके गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एक तरह का मीडिया है, और एक एक मेन जो पिलर है जुडिशरी। जुडिशरी पिलर जो है दोस्तों, ये हमारा ये है, ये इस पिलर ने हमारे डेमोक्रेसी को बहुत तरीके से जोड़ के रखा है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेंथनिंग इन डेमोक्रेसी, अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मैंने आपको बोला ना, घूम फिर के चीजें सोशल जस्टिस और इन इक्वालिटी पे आके रुकेंगी। तो ये पॉइंट आपको कहीं भी कोई भी आंसर में आप पुट कर सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। While interpreting the provision in Constitution, always take fundamental of Constitution into consideration and intention of social constitution maker. कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से हम जैसे समझिए गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया और उस लॉ में फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा आगे क्या है वो, आर्टिकल ही बताऊंगा, आर्टिकल 368। अगर ये कर्टेल होता है, अगर ये प्रॉब्लम में आता है, तो जुडिशरी का पूरा राइट है इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाना। तो बेसिक फेमस और कॉन्स्टिट्यूशन बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डायनामिक है। डायनामिक बेसिकली ये है कि हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। मैंने आपको बताया लिविंग डॉक्यूमेंट है, चेंजेस कैन बी मेक एज पर द कंडीशन डिमांड। अगर हमारे जिस तरह हमने एलजीबीटी कम्युनिटी को एक राइट दिया कि ये भी एक सिक्योर है, इनको हमें परेशान नहीं करना चाहिए, ये भी एक चीज नेचुरल है, वो प्रॉब्लम नहीं है उन चीजों में, हमने दिया, तो हम चेंजेस ला सकते हैं एज पर कंडीशन डिमांड। पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक चेंजेस, जुडिशरी एक्सेप्ट पार्लियामेंट पावर। जुडिशरी ने एक्सेप्ट क्या किया, आपके पास पावर है चेंजेस करने का, आप चेंजेस कीजिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम होता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म होता है या कुछ होता है, तो जुडिशरी आवाज उठाती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ, वो कर्टेल नहीं होना चाहिए। इफ हार्म, तो जुडिशरी है कैन टेक स्टैंड फॉर दिस। सिग्निफिकेंट ऑफ जुडिशियल डिसीजन, दोस्तों ये थोड़ा ध्यान में रखिए, ये शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोटेक्शन provide to citizen by fundamental right in constitution has made more meaningful through various decision of judiciary. Court judgment has given right to child, अभी एग्जांपल दिए हैं कि कोर्ट में क्या क्या जजमेंट दिए। राइट टू चाइल्ड, चिल्ड्रन, जैसे चिल्ड्रन के राइट्स होते हैं कि पेरेंट्स कभी भी गुस्सा हो मतलब मार देते हैं, तो ये चिल्ड्रन के राइट्स है कि उन्हें नहीं मारना चाहिए। पेरेंट्स का टीचर भी कभी भी बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं, डांटना फटकारना टीचर का हक बनता है, लेकिन मारना वारना पहले तो ठीक था खैर, लेकिन अब ये चीजें बंद कर दी गई हैं। हमारे समय खैर हमें बहुत मार पड़ी है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर, डिग्निटी ऑफ वुमेन, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। जिस तरह मैंने आपको बताया, पूरा पॉइंट को कहने कंसोलिडेट करके यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये पॉइंट को आप रट लीजिए। इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में आप चाहें तो ये पॉइंट को ऐड कर दीजिए। Efforts has been made to make Indian political system more mature. तो इस तरह हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है दोस्तों। मैं आपको फिर से कहूंगा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप सब लोगों को कि दोस्तों टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं और जो पॉइंट्स मैंने इनमें कवर किए हैं वो प्लीज आप इसे अंडरलाइन कीजिए, और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, बताइए हमें। अगर हमसे वो डाउट क्लियर होता है तो मैं एक छोटा सा डाउट सेशन भी रखूंगा पॉलिटिकल साइंस का पूरा कंप्लीट होने के बाद। तो उस डाउट सेशन में मैं आप लोगों को आपके डाउट आपके नेम के साथ आपका नाम लिया जाएगा और आपका डाउट बताया जाएगा कि इनका ये डाउट था, और उसका सोल्यूशन दिया जाएगा वीडियो में। और आपके उसके बाद भी आपको डाउट आता है तो प्लीज बताइए। इस इस चैनल के माध्यम से हमारा खाली यही एक मोटिव है कि किसी तरह बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो एग्जाम में गुड स्कोर करे। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। एंड में एक छोटा सा कोट दूंगा नेल्सन मंडेला की तरफ से, जिस तरह हमारे हर वीडियो में एक छोटा सा कोट एक एंड में होता है। एज लॉन्ग एज poverty, just injustice and gross inequality present in the world, none of us can truly rest.
इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी, गरीबी, इनजस्टिस, मतलब जस्टिस नहीं हो रहा है लोगों के साथ, इनइक्वालिटी है, तो हम लोग आराम से नहीं बैठ सकते दोस्तों। बहुत ही अच्छा योगदान रहा है इनका। थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ पॉसिबल शेयर आर वीडियोस, बिकॉज कैसा है दोस्तों, हमारे चैनल को ग्रो करना है और ये आप लोगों के सपोर्ट के बगैर तो होगा नहीं। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन। जिस तरह आप सपोर्ट करेंगे हम और स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए वीडियोस लेके आएंगे और हम उनके हेल्प करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।